बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास CS201 जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मैंने वैसे पहले आप लोगों से पूछा था कि लाइव क्लासेस होनी चाहिए या रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो मैं अपलोड करूँगा और इसमें अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी आप लोगों को तो ग्रुप वगैरह बना दूँगा, तो उसमें हम डिस्कशन कर लिया करेंगे। सबसे पहले मेन चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इस सब्जेक्ट में जब तक आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, कोडिंग नहीं आएगी, तब तक आप इस प्रोग्राम को आगे नहीं लेके जा सकते। अब क्योंकि यहाँ पे C++ लैंग्वेज यूज़ होगी तो C++ सीखने के लिए अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने कंप्यूटर पीछे नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन वो अब यहाँ पे आए हैं तो उनको C लैंग्वेज, C प्रोग्रामिंग, GW बेसिक, यानी कि ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग की, ये आप लोगों ने पीछे वाली भी नहीं पढ़ी होगी। तो इस पे जाने से पहले आप लोगों को C लैंग्वेज आनी चाहिए। C लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें। ये जो हमारा ये लेक्चर होगा इसमें हम इंट्रोडक्शन लेंगे प्रोग्रामिंग का, कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, कोडिंग किस तरह से स्टार्ट की जाती है, प्रोग्रामिंग की बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये लेक्चर सारे स्टूडेंट्स लाजमी देखें क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे C लैंग्वेज को, C लैंग्वेज के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि C++ की एडवांस लेवल है। C आएगी तो तभी जाके आप लोग C++ सीख सकते हो ना, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे जस्ट कोडिंग की क्लासेस में आप लोगों को लूँगा क्योंकि C लैंग्वेज थ्योरी आप लोगों ने तो खुद से ही पढ़नी है ना, वही कोडिंग को वो थ्योरी में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ाऊँगा वो जब आप बुक देखोगे तो इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं C लैंग्वेज से। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा C लैंग्वेज। C लैंग्वेज को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दूंगा, उसके बाद सीधा मैं C++ पे आऊँगा। अब सारी बात है, अगर C नहीं आती तो C++ आप लोगों को कैसे आएगी, बेसिक्स तो पता होने चाहिए ना। तो सबसे पहले आप लोगों को कंप्यूटर के हवाले से बता देता हूँ। कंप्यूटर क्या होता है बेटा? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट के लिए लेती है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करती है, प्रोसेसिंग के बाद उसमें हमें रिजल्ट्स देती है। कंप्यूटर क्या करता है, हमें यूज़र से इनपुट लेता है, ठीक है, ये हो गई हमारी इनपुट यूज़र की, उसके ऊपर प्रोसेस करता है, ये हो गया प्रोसेस, ठीक है, और हमें बाद में क्या करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। ये काम होता है जी कंप्यूटर का। एग्जांपल इसकी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल यूज़र क्या करना चाहता है, दो नंबर को ऐड करना चाहता है, तो इनपुट क्या देगा, A = 2, B = 10। तो दो नंबर ये जो उसने दिए ये हो गया इनपुट। इसके ऊपर प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस ये होगा कि सम = A + B मीन्स 2 + 10 विच इज़ इक्वल टू 12। तो ये इसके ऊपर क्या हुआ, प्रोसेस, जो फार्मूला अप्लाई हुआ ये उसके ऊपर हुआ प्रोसेस। आउटपुट क्या देगा, आउटपुट देगा सम मीन्स दोनों को ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो आया है 12। तो ये इसके ऊपर क्या हो गया, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल इसकी मैं दे देता हूँ। प्रिंटर पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम उसके ऊपर डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं पेजेस पे, ये लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग प्रोसेस होगा, हम प्रिंटिंग के लिए उसको प्रिंट की कमांड देंगे, वो उसके ऊपर प्रोसेस है। और यहाँ पे प्रिंटर क्या करके देगा, हमें पेज निकाल के दे देगा, जो हमारे पास पेज आएगा वो हमारे पास आउटपुट कहलाएगी। तो ये तो नॉर्मल वर्किंग थी कंप्यूटर की। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी, ज़रा लैंग्वेज की तरफ आते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होंगी तो तभी जाके आप जो है वो आगे चल सकते हैं, अदरवाइज आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलें जी नेक्स्ट अब चलते हैं C लैंग्वेज। कंप्यूटर के ही आगे चल रहा हूँ मैं, ठीक है, लैंग्वेज की तरफ ही आ रहा हूँ। तो कंप्यूटर के पास दो तरह की लैंग्वेजेस वैसे होती हैं कंप्यूटर की। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये चीज़ें आपको आएंगी तभी जाके आगे चीज़ें आप सीख सकोगे, क्योंकि जंप करना जो है वो मकसद नहीं होता। किसी भी चीज़ को अगर आप जंप करके किसी और जगह पे चले जाओगे तो पीछे वाली चीज़ें नहीं आ रही तो आगे जाके आप लोग काम नहीं चला सकते। तो शुरू से लेकर एंड तक आप लोगों को सारी चीज़ें समझाऊंगा, तो आप लोगों ने मेरे साथ चलना है, ठीक है। अब लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। इसको कहते हैं मशीनी ज़ुबान, इसको हम क्या कह सकते हैं, मशीन लैंग्वेज। इसको हम क्या कहेंगे, मशीन लैंग्वेज। यानी कि ये जस्ट क्या कर सकता है, ऐसी लैंग्वेज जो जस्ट कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है उसको कहते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। ऐसी लैंग्वेजेस जो सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है और इंसान समझ नहीं सकता वो कहलाती हैं
लो लेवल लैंग्वेजेस लाइक उनको हम कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज। इसमें दूसरी लैंग्वेज आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। दूसरी लैंग्वेज कौन सी आ जाती है? असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, ये दो लैंग्वेजेस जो होती हैं वो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं। अब मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज वो होती है जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, जो 0 और 1। आप लोगों ने देखा होगा कि हम इंग्लिश में अगर कंप्यूटर को कोई कमांड दे रहे हैं लेकिन इंग्लिश नहीं समझ आती कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझ आती है। वो हर चीज़ को कन्वर्ट करता है 0 और 1 में और उसको अंडरस्टैंड करता है। इसी तरह असेंबली लैंग्वेज होती है, ये होती हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। इसमें क्या होते हैं? स्पेशल सिंबल्स यूज़ होते हैं जिनको हम निमोनिक्स कोड्स कहते हैं। स्पेशल सिंबल्स यूज़ होते हैं जिनको हम नाम कौन सा देते हैं? निमोनिक्स कोड। या आप लोगों ने अपने पास एक रजिस्टर रखना है, जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ या आप लोगों ने बेटा अपने पास नोट कर लेनी है। ठीक है, ये आप लोगों की होगी लो लेवल लैंग्वेज जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। अब आ जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरफ। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? जो इंसानी ज़ुबानें होती हैं, ह्यूमन लैंग्वेजेस। ह्यूमन लैंग्वेजेस ऐसी ज़ुबानें हैं जो इंसान समझ सकता है लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ सकता। ऐसे ही है ना, ऐसी लैंग्वेजेस जो सिर्फ इंसान समझ सकते हैं। इंग्लिश हो गई, जितनी भी लैंग्वेजेस है। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। सी लैंग्वेज हो गई, C++ हो गई, उसके बाद फोर्ट्रान हो गई। ठीक है, HTML हो गई जिसमें हम वेबसाइट बनाते हैं। देखिए ये हमें समझ आती हैं तो हम इसमें लैंग्वेजेस में कोडिंग करते हैं ना। ठीक है, अब देखें ये चीज़ें जो है ये इंसान नहीं समझ सकता। ठीक है, और ये जो है ये कंप्यूटर नहीं समझ सकता। अब जारी बात है इसको इसके साथ कम्युनिकेट करवाना है, इसको इसके साथ कम्युनिकेट करवाना है। जारी बात है जब तक ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, मैं और कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो हमारी बातचीत कैसे होगी? हम कोडिंग कैसे करेंगे? हम समझेंगे कैसे? तो ये कैसे होगा? इसके लिए एक और फीचर इस्तेमाल होता है जिसमें हम लो लेवल लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेजेस में लेके जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन मकसद होता है कि हमारी ज़ुबान कंप्यूटर को समझ आनी चाहिए। वो कैसे आएगी? उसके लिए जो चीज़ यूज़ होती है ना बेटा, वो होता है कंपाइलर। क्या होता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है असेंबलर। अब इन तीनों का काम क्या होता है? कंपाइलर का काम ये होता है इसको ट्रांसलेट करना इसमें, बल्कि नहीं उल्टा मैं आपको बता रहा हूँ, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना किस में? लो लेवल लैंग्वेज में। यानी कि इंसानी ज़ुबान को ट्रांसलेट करके बताना किस में? हाई लो लेवल लैंग्वेज में। ये क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज में एज ए होल। यानी कि फॉर एग्जांपल एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, तो पूरे के पूरे पैराग्राफ को एक ही टाइम में वो क्या कर देता है? लो लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है इंटरप्रेटर। ये भी यही काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को किस में ट्रांसलेट करता है? लो लेवल लैंग्वेजेस में, लेकिन लाइन बाय लाइन। पहले एक लाइन करता है, लाइन बाय लाइन, पहले एक लाइन करता है, फिर दूसरी लाइन करता है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस तरह लाइन बाय लाइन ये काम करता है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है एज ए होल, यानी कि पूरे का पूरा, और इंटरप्रेटर का काम होता है कि लाइन बाय लाइन जो है वो ट्रांसलेट करना। ठीक है, उसके बाद असेंबलर होता है। असेंबलर का काम ये होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। यानी कि असेंबलर का काम क्या होता है? जो मशीन लैंग्वेज होती है ना, जो मैंने अभी बताई आप लोगों को, जो स्पेशल सिंबल्स की सूरत में होती है, निमोनिक्स कोड जिसको कहते हैं, तो उसको ट्रांसलेट करना किस में? लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में। क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और इसके अलावा कंप्यूटर और कोई भी ज़ुबान जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करता। होप सो ये जो 3-4 चीज़ें ये आप लोगों को इजीली क्लियर हो गई होंगी। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट आगे। इतना तो हमें पता चल गया कि किस तरह से लैंग्वेज जो हैं वो लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है और कैसे कैसे ये काम करते हैं। मेन चीज़ आप लोगों ने अपने जहन में जो रखनी है, कंप्यूटर की ज़ुबान मशीन लैंग्वेज है, इंसानों की ज़ुबान हाई लेवल लैंग्वेजेस है, जो हम C++, HTML जितनी पढ़ रहे हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस है जो इंसानों को समझ आ जाती है। लेकिन कंप्यूटर को समझाने के लिए दरमियान में कंपाइलर होता है। जैसे मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरे सामने एक बंदा बैठा हो जिसको उर्दू आती हो, फॉर एग्जांपल मुझे उर्दू आती है और एक बंदा बैठा हो उसको इंग्लिश आती है। अब हम दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे करें? कम्युनिकेट करने के लिए दरमियान में एक बंदा चाहिए होगा जिसको उर्दू भी आती हो, इंग्लिश भी आती हो, मेरी बात उसको समझाए, उसकी बात मेरे को समझाए। तो वो जो दरमियान में बंदा है ना, यहाँ पे वो काम कंपाइलर करता है दरमियान में, इसको वो समझाता है, उसको ये समझाता है। ठीक है, तो ये काम होता है सारा कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर का। अब यहाँ तक हो गई हमारी ये नॉर्मल जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारी क्लियर हो गई हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कि हमें कोडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। इस लेक्चर में आप लोगों को नेक्स्ट लेके जाऊंगा कोडिंग की तरफ। आप सीधे ही हम जंप करेंगे कोडिंग की तरफ, बाकी कोई और चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे। इसमें यूज़ होते हैं बेटा वेरिएबल्स,
ठीक है। दूसरी चीज़ जो यूज़ होती है वो होती हैं कॉन्स्टेंट्स। तीसरी चीज़ जो यूज़ होगी वो होते हैं कीवर्ड्स। इसको हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। तीसरा नाम, इसका दूसरा नाम जो होता है वो रिजर्व वर्ड्स भी होते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल ऐसी मेमोरी लोकेशन होती है, ऐसी मेमोरी लोकेशन जिसमें हम डाटा सेव करते हैं। ये एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसके अंदर हम डाटा सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं? x एक वेरिएबल है और ये इसकी वैल्यू है। ये वेरिएबल है और ये इसकी क्या है? वैल्यू। तो इस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं हम? 5। तो x को हम एक वैल्यू x के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो वेरिएबल क्या होते हैं? ऐसे सिंबल्स होते हैं, ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हम कोई डाटा स्टोर करते हैं। और वेरिएबल की वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड नंबर्स होते हैं। ये क्या होती हैं? फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं जो चेंज नहीं हो सकती ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूँ 5 जो है वो कांस्टेंट है। मैं कह सकता हूँ किसी का नाम मैं लिखता हूँ जी, कामरान एक नाम मैं लिख देता हूँ, ये भी क्या है जी? कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज़ जो फिक्स्ड होती हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो चेंज नहीं हो सकती। अब बेटा तीसरी चीज़ आ जाती है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब प्री डिफाइंड होता है। ये प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं। प्री डिफाइंड मीनिंग होता है इनका। फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो डेवलपर ने डाल दी होती हैं पहले से। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में हमें पता है जी ही का वर्ड किसके लिए? लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं। शी का वर्ड लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है ना मेल फीमेल के लिए ये चीज़ें वो ग्रामर में रूल्स होते हैं। तो ऐसे रूल्स जिनको लैंग्वेज के अंदर पहले से डिफाइंड कर दिया जाता है वो कहलाते हैं यहाँ पे कीवर्ड्स। और ये कीवर्ड्स कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए कीवर्ड है, फॉर ए कीवर्ड है, डू ए कीवर्ड है, एल्स ए कीवर्ड है। ये ऐसे नाम हैं जो सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइंड होते हैं, यानी कि पहले से इसको डिफाइन कर दिया जाता है। हमें इसको डिफाइन, इसको डिक्लेयर या लैंग्वेज को बताने, प्रोग्राम के अंदर ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये कीवर्ड क्या होते हैं। ये प्री डिफाइंड होते हैं जिसका मतलब लैंग्वेज के अंदर पहले से डिफाइंड होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें भी होप सो आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ये थे प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक्स चीज़ें, ठीक है, जो आप लोगों को पता होना ज़रूरी थी। अब आप लोगों को आ जाते हैं जी सॉफ्टवेयर कौन सा आपने यूज़ करना है। इसके लिए जो आप लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे ना, जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके पास, जारी बात है ये सॉफ्टवेयर होगा तो तभी आगे जाके आप लोग अपने प्रोग्राम्स लिख सकोगे। तो आपने क्या करना है, गूगल पे लिखना है डेव C++, ठीक है, आगे आपने लिख देना है सॉफ्टोनिक। ये तो जो पहली लिंक आएगी ना उस पर क्लिक करके आपने डेव C++ को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम जो है वो इसके अंदर हम प्रोग्राम लिखा करेंगे, इसी के अंदर हम प्रोग्राम रन किया करेंगे और चलाएंगे। अपने प्रोग्रामिंग की जितनी भी सेटिंग होगी हम इस सॉफ्टवेयर के ऊपर करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। ओके, नेक्स्ट अब आ जाते हैं, लास्ट एक चीज़ कर लेते हैं जिसमें हम कह सकते हैं जी एरर्स। ठीक है, कि सिंटैक्स एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर क्या होता है। ये 2-3 डेफिनेशंस रह गई हैं जो हमें करना लाजमी होंगी पहले लेक्चर में, ताकि आपको पता चल सके कि प्रोग्राम के अंदर जो एरर आया करेंगे वो किस किस टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एरर। दूसरा नाम इसका हम ले सकते हैं बग। ठीक है, इसके अलावा इसको कहते हैं जी, इसके अलावा इसको ख़त्म करने को कहते हैं डीबगिंग। क्या कहते हैं? डीबगिंग। अब एरर क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम के अंदर अगर कोई मसला आया है उसको एरर कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? बग। एन एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड बग। डीबगिंग क्या होता है? यह जो चीज़ें साथ साथ बोल रहा हूँ ये अपने पास लिख लें। डीबगिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले हम क्या करते हैं? एरर तलाश करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स एंड रिमूविंग देम इज कॉल्ड डिबगिंग। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इज कॉल्ड डिबगिंग। ये अपने पास आप लोग लिख लेनी है। डिबगिंग का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम के अंदर एरर्स को तलाश करना और फिर उनको ख़त्म करना, यह कहलाता है डिबगिंग। 3 तरह के एरर हो सकते हैं कंप्यूटर में। एक होता है सिंटैक्स एरर, दूसरा होता है लॉजिकल एरर और तीसरा होता है हमारे पास रन टाइम एरर। ये कब कब आ सकते हैं और किस वजह से आ सकते हैं?
सिंटैक्स एरर तब आता है जब आप कोई इंग्लिश की मिस्टेक करते हो। फॉर एग्जांपल आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हो। जब आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो ना, तो क्या होता है कि सिंटैक्स एरर आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने प्रिंट लिखना था, प्रिंट की जगह आपने लिख दिया पिंट, ठीक है, आर नहीं लिखा, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ कौन सा एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने कोई कोमा शोमा मिस कर दिया, तो उस पर भी क्या आ जाएगा, सिंटैक्स एरर। अब लॉजिकल एरर कब आता है, ये एरर जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट एरर होता है और ये कंपाइलर हमें नहीं बताता। यानी कि जब प्रोग्राम चलता है तो कंप्यूटर पे एरर नहीं आता, लेकिन प्रोग्राम के अंदर किसी ना किसी तरह से एरर होता है और हमारा रिजल्ट गलत आता है। तो ये तब मिस्टेक होता है जब हम कोई लॉजिक में गलती करते हैं, जब हमारी लॉजिक में कोई गलती होती है। कैसे, सम का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी, सम का मतलब प्लस करना होता है ना। फॉर एग्जांपल सम के लिए हम लिख दें गलती से a माइनस बी, तो प्रोग्राम तो a माइनस बी कर देगा, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो ये सवाल गलत है। सम जो होता है वो a प्लस बी होता है। तो इस तरह की जो मिस्टेक करते हैं फार्मूले के अंदर, वो होता है लॉजिकल एरर, और इन एरर्स को तलाश करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा एरर जो है वो डिफिकल्ट होता है तलाश करना, तो आपने क्या बताना है कि लॉजिकल एरर इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एरर टू फाइंड, बिकॉज इसकी जो लॉजिक होती है, इसके अंदर जो फार्मूला होता है, वो अगर हम गलत कर दें तो उसके लिए हमारे पास मिस्टेक होती है। लेकिन सिंटैक्स इसको जो है वो कंपाइलर भी तलाश करके हमें नहीं देता, इसे हमें खुद ही तलाश करना पड़ता है। और ये कब होता है, जब हम प्रोग्राम चलाते हैं, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ये एरर वाक़या होता है। फॉर एग्जांपल हमने जो है वो गलत फाइल, फॉर एग्जांपल हमने कोई फाइल ओपन करनी है तो हमने नाम कोई गलत लिख दिया फाइल का, तो वो भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल हमने कोमे शोमे की मिस्टेक कर दिया, तो वहाँ पे भी ये एरर आ सकते हैं। तो ये 3 एरर्स होते हैं जो आपके प्रोग्राम में आ सकते हैं और आया करेंगे, तो हम इंशाल्लाह ताला इनको ख़त्म किया करेंगे। ठीक है, होप सो आज के लेक्चर में जितनी भी आप लोगों को थ्योरी की चीज़ें बताई हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को करने के लिए कही हैं, ये जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर लिखवा रहा था, ये बेटा आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन करनी है। एक साथ साथ अपने पास जो है वो नोट्स बनाएं, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इन लेक्चर से। आगे हम नेक्स्ट क्लास होगी उसमें प्रोग्रामिंग सीधी सीधी आ जाएगी। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं आएंगी तो आगे जाके आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है, और आप लोग को समझ आ रही है नहीं समझ आ रही, मेथड में चेंजिंग, जो भी आपकी राय है आप नीचे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के ऊपर जस्ट 100 लाइक्स मुझे चाहिए। जब आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो यार मेरे दिल में भी खुशी होती है कि यार कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो मैं इस चीज़ को और इम्प्रूव करूँ और ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल वीडियोज़ बनाऊँ, ताकि आप लोग को फ़ायदा हो सके। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।